अब हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो क्या बोलते हैं बॉटम रिलीफ है समुद्रों का, ठीक है, ओशियन का क्या क्या है। जैसे अभी हम जानेंगे अटलांटिक ओशियन के नीचे का जो मतलब समुद्र के नीचे का जो बॉटम रिलीफ है वो क्या है, वो कैसा है कि मतलब उसमें मिड ओशनिक रिज का कैसा है ना, ओशियन बेसिन कैसा बना है, ओशियन डीप्स कैसा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो है वो कहाँ पे ज़्यादा फैले हुए हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग और भी दो ओशियन है उसके बारे में भी जानेंगे, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशियन है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला चीज ये इसका लोकेशन नॉर्मली सबको पता ही है। ठीक है, तो ये लोकेटेड है आपका नॉर्थ साउथ अमेरिका जो है ईस्ट में है ना, नहीं मतलब वेस्ट में है। और जो यूरोप और आपका क्या बोलते हैं अफ्रीका है वो आपका ईस्ट में है। ठीक है, तो ये जो दोनों है उसके बीच में आपका अटलांटिक ओशियन यहाँ पे है। ठीक है, ये एस शेप में है। और देख जिस तरीके से ये अलग हुआ है उस चीज को देख के लगता है कि ये पहले एक ही पार्ट थे, ठीक है, कंटिन्यूअस पार्ट था, फिर बाद में जाके ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, है ना। ये जो अटलांटिक ओशियन है ये फॉर्म हुआ है ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इधर खसक गए, ठीक है, इस यूरोप और अफ्रीका से। इसकी वजह से है ना, ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये खस के और इसकी वजह से यहाँ पे जो है समुद्र बन गया आपका अटलांटिक ओशियन, है ना। ये जो ओशियन है देखा जाए तो ये वाइडन है इक्वेटर में। ठीक है, यहाँ पे है आपका देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चौड़ा है और नैरो डाउन है। ठीक है, टूवर्ड इक्वेटर, एक मिनट, साउथ ऑफ द इक्वेटर, अच्छा, इक्वेटर के साउथ में ये चौड़ा है और ये जो बीच में आपका ये उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, सकरा है ना। और नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये और इसका जो विड्थ है बढ़ता जाता है ना। मतलब इक्वेटर में थोड़ा ये नैरो नॉर्थ और साउथ की तरफ जाएंगे ना तो ये ज़्यादा चौड़ा हो जाता है ना। एक्सट्रीम नॉर्थ में जाएंगे तो और ज़्यादा ये बढ़ जाता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक, जो इसका जो डेप्थ है अटलांटिक ओशियन का, उसका जो एवरेज डेप्थ है वो कम है पैसिफिक ओशियन से, है ना। क्यों, इसके पीछे जो कारण है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स का होना और मार्जिनल और एनक्लोज्ड सी का ज़्यादा होना। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिनल और एनक्लोज सी यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और इनका जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स है किनारे किनारे में जो सेल्फ्स बने हैं वो ज़्यादा दूरी तक फैले हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा से दूरी दूरी तक फैले हुए हैं। इसकी वजह से क्या है, इसका जो क्या बोलते हैं ओशियन का जो डीप है डेप्थ है वो एवरेज डेप्थ जो है वो कम है ना। अब बाकी वही चीज़ है कि ये जो अटलांटिक ओशियन है ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से बना है। ठीक है, कॉन्टिनेंट के फैलने की वजह से। आप जानते हैं ये जो इसमें जो कॉन्टिनेंटल सेल्व्स है वो जो कोस्ट है अटलांटिक ओशियन के, ठीक है, बोथ कोस्ट में उसका जो रेंज है वो कितना है। ठीक है, तो ये जैसे अटलांटिक कोस्ट हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, और इधर इधर पे जो कोस्ट है यहाँ पे देखा जाए तो जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स का जो साइज है वो है लगभग 2 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक। ठीक है, 80 किलोमीटर से ज्यादा तक है ना, इतना उसका चौड़ाई है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स का बोथ साइड, ठीक है, 2 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक। और इसमें और क्या चीज है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स का जो विड्थ है वो देखा जाए तो ज़्यादा कंट्रोल्ड है। किसके वजह से, रिलीफ के वजह से। मतलब ये जो कोस्टल लैंड में जो ऐसा हाइट हाइट वाला जो जगह है, ठीक है, रिलीफ फीचर्स जितने भी हैं, ठीक है, उसकी वजह से कंट्रोल है। मतलब देखा ये गया है कि जहां पे भी ऐसा पहाड़ नजर आ रहा है ना वहां पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं वो बहुत ही ज्यादा नैरो है, सकरे हैं, है ना। और जहाँ पे आपको ये रिलीफ फीचर नज़र नहीं आ रहे हैं वहाँ पे आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, चौड़े हैं, याद रखिएगा, है ना। मतलब अगर किनारे किनारे अगर पहाड़ है, कुछ उठा हुआ हिस्सा है, तो वहाँ पे आपका जो सेल्फ है वो नैरो है ना। और क्या चीज़ है, ये जो सेल्फ्स है, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स है, ये लगभग 200 से 400 किलोमीटर वाइड है अगर आप नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में जाए तो। ठीक है, अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है उस रीजन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे ये लगभग 200 से 400 किलोमीटर तक चौड़ा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट किस साइड पड़ेगा, इसी एरिया में, है ना।
ये रीजन में, है ना। उसके बाद जो आपका नॉर्थ वेस्ट है यूरोप का, ठीक है, वहां पे अगर आप जाएंगे, वहां पे भी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है उसका जो लेंथ है वो लगभग 200 से 400 किलोमीटर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना। और क्या चीज है, हाँ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो है वो साउथ अटलांटिक ओशियन में ज्यादा एक्सटेंसिव है, ठीक है। मतलब ये अटलांटिक ओशियन का जो साउथ का जो ये रीजन है, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्थ। अब जानते हैं ये मिड अटलांटिक रिज क्या होता है। मतलब ये अटलांटिक ओशियन का बीच का हिस्सा, उठा हुआ हिस्सा, ठीक है, जिसे हम जोन ऑफ डाइवर्जेंट भी कहते हैं या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, है ना। अब ये जो इसी इसी मतलब प्लेट, ये जो मिड अटलांटिक रिज जो है, इसी के वजह से जो अमेरिकन प्लेट है, ये जो आपका अमेरिकन प्लेट है, ये आपका वेस्टवर्ड मूव हो रहा है, और ये जो यूरेशिया और अफ्रीका प्लेट है, यूरेशिया और अफ्रीका प्लेट, ये मूव हो रहा है ईस्ट की ओर, ठीक। अब ये जो रिज है बीच में उठा हुआ जो हिस्सा है, तो नॉर्थ में अगर ये ऊपर आप देखेंगे तो इसको हम कहेंगे डॉल्फिन राइस, और साउथ इक्वेटर से लेके नीचे साउथ की तरफ जाएंगे तो उसे हम कहेंगे चैलेंजर राइस, ठीक है। और ये जो रिज है यहाँ पे आपका बेसल्टिक लावा निकलता है और कंटिन्यूसली निकलता जाता है, और यहाँ पे सॉलिडिफाई होके आपका क्या बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट दोनों साइड इधर भी फैल के बनाता जाता है, ठीक है, क्रस्ट बनाता जाता है ओशनिक क्रस्ट। अब जानते हैं इस अटलांटिक ओशियन में ओशियन बेसिन कैसा है, क्या है, ठीक है। तो जो मिड अटलांटिक रिज जो है ये क्या किया, इस अटलांटिक ओशियन को दो भाग में पार्ट डिवाइड कर दिया, इधर साइड और इधर साइड, है ना। तो एक पार्ट है आपका ईस्ट अटलांटिक बेसिन और एक है आपका वेस्ट अटलांटिक बेसिन, है ना। और इन जो अटलांटिक बेसिन है इसमें कुछ मेजर बेसिन है, जैसे लेब्राडोर बेसिन, नॉर्थ अमेरिकन बेसिन, ब्राजील बेसिन, स्पेनिश बेसिन, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन है यहाँ पे पाए जाते हैं। अब अटलांटिक ओशियन में ओशियन डीप्स कितने हैं, कैसे हैं, ठीक है, उसको जानते हैं। तो अटलांटिक ओशियन में जो नंबर ऑफ डीप्स है, डीप्स मतलब वही ट्रेंचेस वाला जो मैंने बताया था ना, ट्रेंच मतलब लॉन्ग नैरो होता है, डीप क्या होता है, उतना लॉन्ग नैरो नहीं होता, उसी एरिया में ही बस गहरा सा एक गड्ढा होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डीप्स जो है वो कम है पैसिफिक ओशियन में। क्यों? क्योंकि पैसिफिक ओशियन में क्या बोलते हैं जो ऑर्गेनिक मूवमेंट है अलोंग अटलांटिक कोस्ट, वो क्या है, एब्सेंट है, इस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशियन। अब जानते हैं हम बॉटम रिलीफ फीचर्स ऑफ पैसिफिक ओशियन, कि भाई पैसिफिक ओशियन के अंदर का जो बॉटम रिलीफ है वो कैसा है, वो क्या है, ठीक। तो जो पैसिफिक ओशियन है वो लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का, इसमें लगभग 1/3 ग्लोब का जो एरिया उसको कवर किया है, और ये जो है ये फैला हुआ है लगभग ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया इन द वेस्ट, ठीक है। मतलब इसका जो ईस्ट कोस्ट है वो वेस्ट में है ना। मतलब ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया, एशिया का ये जो है एशिया रीजन है, तो एशिया का जो ईस्ट कोस्ट है वो इस पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में है ना। और वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका वो ईस्ट में है। अगर हम इसका ओवरऑल शेप देखें, ठीक है, तो ये लगभग ये आपको थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में नजर आएगा, है ना। एवरेज डेप्थ जो है इसका जो गहराई है वो लगभग है 4572 मीटर, और ये जो बोथ द कोस्ट है इधर साइड, ठीक है, वो क्या है, पैरेलली फोल्ड माउंटेन यहाँ पे आपको नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फोल्ड माउंटेन यहाँ पे भी और इस रीजन में भी पैरेलली आपको नजर आएंगे, पूरा यहाँ तक इस रीजन में भी, है ना, ठीक है। यहाँ पे और क्या चीज है, और ये जो है ना क्या बोलते हैं फोल्ड माउंटेन की वजह से जो कोस्टल रीजन है, ठीक है, कोस्ट और जो एबिसल प्लेन है, एबिसल प्लेन मतलब समुद्र के अंदर का जो प्लेन रीजन है वो, तो कोस्ट जो कोस्टल रीजन है और एबिसल प्लेन है उसके बीच में एक वेरी स्टेप स्लोप आता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब एक सीधा चट्टान, है ना। इसके पीछे कारण क्या है, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अब यहाँ पे किनारे किनारे फोल्ड माउंटेन है, इसके वजह से जो कोस्टल रीजन है या कोस्टल जो रीजन है और जो समुद्र के अंदर का जो एबिसल प्लेन है, प्लेन रीजन है, उसमें स्टेप स्लोप है, ठीक है, वेरी स्टेप साइड है।
ठीक है, गहराई है, तीखा 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 ढलान है ना। उसके बाद आता है आपका जो यहाँ पे जो सी फ्लोर है, तो वहाँ पे आपको कई सारे राइसेस, सी माउंट्स या ट्रेंचेस और डीप्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि ज़्यादा नहीं है लेकिन है ना। ठीक, तो इस रीजन में उतना नहीं मिलेगा, लेकिन इस रीजन में आप अगर देखेंगे तो जो आपका ट्रेंचेस है, डीप्स है, वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, है ना। तो कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, इस तरह से वो फैला हुआ है। और ये जो ओशियन है, इसमें ना बहुत सारा आइलैंड है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड है। वेस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पे आपको आइलैंड, आइलैंड आर्क, फेस्टॉन, ठीक है, ये सारे चीज़ नज़र आएंगे, है ना। जैसे पैसिफिक जो अगर देखा जाए जो भी आइलैंड यहाँ पे नज़र आते हैं पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, वो 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं, ठीक है। एक है आपका कॉन्टिनेंटल आइलैंड, दूसरा है आपका आइलैंड आर्क, फेस्टॉन्स भी कहते हैं, ठीक है, मतलब अलग है फेस्टॉन से ना। फिर एक है आपका स्कैटर्ड स्मॉलर आइलैंड, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड के एग्जांपल है जैसे आपका चिलियन आइलैंड, ठीक है। आइलैंड आर्क फेस्टॉन में आपका कुरिल्स, फिलीपींस, इंडोनेशियन। स्कैटर्ड स्मॉलर आइलैंड जो है उसमें क्या है आपका मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, ठीक है, वो इस रीजन में पाए जाते हैं, पॉलिनेशिया, ठीक है। इस तरह के आपको आइलैंड यहाँ पे नजर आएंगे। अब हम जानते हैं कि जो पैसिफिक ओशियन है, इसका जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो कैसा है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ब्रॉड है ना, ठीक है, अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल सेल्फ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नजर आएंगे, ठीक है। और इसी रीजन में ना आपको ट्रेंचेस भी बहुत ज़्यादा नजर आएंगे, है ना, ठीक। और इसी साइड में आपको कई सारे सी माउंट्स, राइसेस, ये सब भी आपको ज़्यादा नजर आएंगे। फोल्ड माउंटेन भी सी कोस्ट में इसी तरफ ही ज़्यादा नजर आएंगे, है ना, ये चीज़ है। अब जैसे कई सारे आइलैंड जो हैं जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है, एग्जांपल के लिए कुरिल आइलैंड, जापानीस आइलैंड, फिलीपींस, ठीक है, और भी इस तरह से कई सारे आइलैंड इसमें है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। फिर आता है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है उसमें कई सारे मार्जिनल सी भी हैं। मैंने बताया ना मार्जिनल सी और एनक्लोज सी क्या होता है, ठीक है। तो क्या है एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बियरिंग सी है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका मार्जिनल सी का। प्लस यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो लेस एक्सटेंसिव है अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इस रीजन में आपको जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो आपको बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नियरनेस ऑफ कॉर्डिलेरियन चेन्स ऑफ फोल्डेड माउंटेन। मतलब इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि कोस्टल लैंड जो है इस साइड में, वहाँ पे फोल्डेड माउंटेन ज़्यादा है इस वजह से, ठीक। अब यहाँ पे ईस्ट पैसिफिक राइस क्या होता है, ठीक है। ईस्ट पैसिफिक राइस मतलब एक तरह से ये आपका मिड ओशनिक रिज है। तो पैसिफिक ओशियन में क्या बोलते हैं, कोई मिड ओशियनिक रिज नहीं है, ठीक है। जैसे अटलांटिक और इंडियन ओशियन में थोड़े बहुत हैं रिजेस। तो वो जो है एग्जांपल के लिए जिसे हम कहते हैं, मतलब जो थोड़े बहुत रिजेस यहाँ पे पाए जाते हैं जिसे हम ईस्ट पैसिफिक राइस कहते हैं या फिर एल्बाट्रॉस प्लेटू भी कहते हैं, जो कि फैला हुआ है न्यूजीलैंड के नॉर्थ से लेके कैलिफोर्निया कोस्ट तक, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो जो क्या बोलते हैं आपका मिड ओशनिक रिज जो है फैला हुआ है। मिड ओशनिक रिज नहीं, रिज जो है ईस्ट पैसिफिक राइस, ठीक है, या एल्बेस्ट्रॉस प्लेट्यू। ये जो इसका जो ओशियन बेसिन है, ठीक है, समुद्र का जो तल है, ठीक है। तो इस तरह का मतलब अच्छा नहीं, ओशियन बेसिन नहीं, नॉर्मली जो ओशियन बेसिन है, ठीक है, जो कि इस रिच की वजह से सेपरेट हुआ है। तो किस किस तरह का बेसिन है, तो यहाँ पे आपको फिलीपीन बेसिन नजर आएगा, फिजी बेसिन नजर आएगा, ऑस्ट्रेलियन बेसिन नजर आएगा, पेरू बेसिन नजर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिन है जो कि आपको पैसिफिक ओशियन में मिलेंगे। ओशियन डीप जो है तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंचेस और डीप नजर आएंगे आपको पैसिफिक ओशियन में। एग्जाम्पल के लिए आपको मरियाना ट्रेंच, कुरिल, फिलीपीन, टोंगा, जापान, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉटम रिलीफ फीचर ऑफ पैसिफिक ओशियन। अब हम जानते हैं इंडियन जो ओशियन है उसका बॉटम रिलीफ फीचर कैसा है। तो इंडियन ओशियन का जो बॉटम रिलीफ फीचर्स है वो ऐसा है कि पहला चीज तो इंडियन ओशियन जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं, मतलब पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन से छोटा है, ठीक है। और इसका जो रीजन है वो आप समझ सकते हैं कि भाई ईस्ट में, मतलब ऐसा है कि एशिया जो है नॉर्थ के डायरेक्शन में है, अफ्रीका वेस्ट में है, एशिया जो है ईस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया साउथ वेस्ट में है, और अंटार्कटिका आपका है आप कहाँ पे, साउथ में, है ना। अंटार्कटिका है आपका साउथ में।
अब ये जो ओशियन है ये कांटेक्ट रखता है पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन से साउथ की डायरेक्शन में, मतलब साउथ में अगर नीचे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से भी कनेक्टेड है। ठीक है। इसका जो एवरेज डेप्थ है वो लगभग है 4000 मीटर, है ना। और जो मेजर पार्ट है इस कोस्टल लैंड का ऑफ इंडियन ओशियन वो किससे बना है? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, मैंने आपको बताया था गोंडवाना लैंड क्या है। ठीक है, तो उसी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है फॉर्म्ड बाय ब्लॉक माउंटेन ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है। मार्जिनल सी जो है वो यहाँ पे लेस है, यहाँ पे कम पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आप पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन के कंपेयर में देखें तो। ठीक है। इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वो क्या करता है, इस इंडियन ओशियन को डिवाइड कर देता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका डिवाइड हो जाता है इंडियन ओशियन, ठीक है, इनटू अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये अरेबियन सी हो गया आपका, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। अब क्या होता है कि अच्छा इसमें और क्या चीज जानने लगे, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है वो क्वाइट एक्सटेंसिव शेल्फ्स है, मतलब बहुत फैला हुआ है, आर फाउंड अलोंग द मार्जिन ऑफ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। मतलब यहाँ पे ना आपको बोलते हैं कि, मतलब लिखा है इसमें कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है वो आपको ये अरेबियन सी और और क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल का जो ये मार्जिन है वहां पे आपको बहुत बड़ा बड़ा आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स मिलेंगे, है ना। वैसे ही आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मिलेंगे कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और अराउंड मेडागास्कर, है ना। यहाँ पे इस रीजन में आपको मिलेंगे। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा ही एक्सटेंसिव फॉर्म में। ठीक है, इधर पे, है ना। अब मिड जो ओशनिक रिज है तो वो कहाँ से कहाँ तक है, इसमें कहाँ पे पाया जाता है, तो जो सेंट्रल रिज है या फिर मिड ओशनिक रिज भी कहते हैं या फिर उसे हम मिड इंडियन ओशियनिक रिज भी कहते हैं, जो कि फैला हुआ है जो इंडियन पेनिनसुला का जो सदर्न टिप है वहां से लेके अंटार्कटिका का नॉर्थ तक। ठीक है। हाँ, ये चीज है आपका मिड ओशनिक रिज, यहाँ पे कई सारा चैन ऑफ हाईलैंड्स है, कंटिन्यूस चैन ऑफ हाईलैंड्स यहाँ पे, है ना। तो ये आपका मिड ओशनिक रिज है। तो ये जो सेंट्रल रिज है और उसका ब्रांच है ये इमर्ज हो रहा है सी लेवल के ऊपर से और आइलैंड यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है। तो जो मेन सेंट्रल रिज है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, तो जो मेन सेंट्रल रिज है वो क्या हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ द सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, यहां से चालू हो रहा है आपका मेन सेंट्रल रिज। ठीक है, और इस मेन सेंट्रल रिज को हम कहते हैं लक्कादीव छगोस रिज या फिर हम कहते हैं उसे मालदीव रिज। ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना। फिर आता है ओशियन बेसिन, ये क्या चीज है इसमें, यानी मतलब क्या चीज नहीं, मतलब यहाँ पे इंडियन ओशियन में कैसा है वो। तो ये जो मिड ओशनिक रिज है उसने क्या किया है कि इंडियन ओशियन ओशियन है उसको दो मेजर बेसिन में बांट दिया है ये। ठीक है, एक है आपका ईस्टर्न बेसिन, मतलब ये है वेस्टर्न बेसिन, और एक है आपका ईस्टर्न बेसिन। ठीक है ना। और ये फर्दर और कई सारे बेसिन में भी डिवाइड हो जाता है ये वाला एरिया। यहाँ पे आप जैसे आप देखेंगे कि ओमान बेसिन हो गया, अरेबियन बेसिन हो गया, सोमालियन बेसिन हो गया, मॉरिशस बेसिन, मस्करीन बेसिन। ठीक है, इस तरीके से और भी कई सारे बेसिन हो गए। ठीक है। अब इसमें इस इंडियन ओशियन में डीप और ट्रेंचेस कैसे हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ही डीप्स हैं, बहुत ही फ्यू डीप्स और ट्रेंचेस मिलेंगे आपको इंडियन ओशियन में। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे ट्रेंच आपको जैसे मॉरिशियस ट्रेंच या जावा सुंडा ट्रेंच आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्लेन्स पाए जाते हैं वो है जैसे सिलियन सिलोन एबिसल प्लेन और इंडियन एबिसल प्लेन यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेंचेस और प्लेन्स। तो ये हो गया आपका बॉटम रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये तीनों को आप देख लीजिएगा, इसका नोट्स मतलब मैंने आप फोटो खींच के मैंने अटैच करके रख दिया, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन का बॉटम रिलीफ फीचर्स।